हेलो गाइस एंड वेलकम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा मेजर टॉपिक है, एक हेड टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे आज फेडरल सिस्टम्स के बारे में। तो जिसके पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। तो जान लेते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग अप पावर्स बिटवीन सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड लोकल स्टेट गवर्नमेंट दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए जब भी हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे जो पावर्स है उनको एक जगह पे संकेंद्रित ना हो पाए, एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड पावर ना हो पाए, पावरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको बाइफरकेट किया जाए अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग पदों पर, ताकि उन पावरों का एकाधिकार ना हो पाए, किसी भी प्रकार से एक मोनोपोली जिसको कहते हैं या ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं वो जनरेट ना हो पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम से क्या मतलब निकालेंगे। तो फेडरल सिस्टम का मतलब ये होगा कि सरकार के तंत्र में या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रकार की सरकार काम करेंगे। मतलब किसी भी देश के अंदर दो प्रकार की सरकार होगी। जो एक होगी वो होगी नेशनल गवर्नमेंट और एक होगी लोकल या स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप इंडिया का एग्जांपल देखेंगे तो इंडिया के अंदर पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट दिख जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और वहीं पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी दिखेगी, चाहे वो एमपी में हो या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हो, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी है और नेशनल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो ये होता है एक फेडरल सिस्टम, यानी कि दो प्रकार के या दो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट या दो लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो पावर्स आर डिवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है फेडरल सिस्टम का कि पावर्स जो होती हैं कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होंगी उनको स्वयं स्वयं संविधान के अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही क्लियर कर दिया जाता है, या फिर कहें तो उन्हें डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड बोथ ऑपरेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो किया जाता कि एक दूसरे की पावर्स को ओवरलैप किया जाए, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन को ओवरलैप किया जाए, या फिर किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, ऐसी कोशिश की जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए फिर इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान है, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखिए इन सारे देशों के अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर दो लेवल की सरकार होती है। अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो अलग अलग स्टेट हैं, जैसे मोंटाना हो गया, या फिर कैलिफोर्निया हो गया, या न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है, और एक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो तो है ही। तो इसी प्रकार से यूएसए में या फिर हम इंडिया में भी देखें तो अलग एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है और एक नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। तो यही होता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन बहुत बार मेंस में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो या फिर वो यूपीएससी आईएएस की एग्जाम हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी का तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो फीचर्स की हम बात करते हैं यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होती है फेडरल गवर्नमेंट की, संघीय सरकार की। तो देखिए पहला है ड्यूअल गवर्नमेंट, नेशनल एंड रीजनल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट होगी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट होगी जैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या फिर फेडरल सिस्टम के अंदर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो डिफाइन की हुई होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो किसी कॉमन इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, तो क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने का रीजन क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है डिवीजन ऑफ पावर। तो देखिए डिवीजन ऑफ पावर की भी ये बात कही गई अभी मैंने कि जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है संविधान की, 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर 3 लिस्ट दी गई है,
स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉज जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपनी अपनी पावर जो है डिवाइड कर दी गई है और दोनों को अपनी अपनी शक्तियों का निर्धारण पहले से ही कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि इसके अंदर संविधान अगर सुप्रीम होगा तभी किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी प्रकार के कॉमन इंटरेस्ट के कारण अराइज हुए डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारत के अंदर जब किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दो राज्यों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में, तो उसे फिर इंटरस्टेट काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जिसका प्रावधान, उसके द्वारा इंटरस्टेट काउंसिल का गठन होता है और उसके द्वारा उसे रिसॉल्व किया जाता है। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। आगे हम बात करेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स होना आसानी से अमेंडमेंट्स नहीं होना। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का, संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होना आसानी से। ठीक है, वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल और स्टेट दो गवर्नमेंट है, तो जब दो गवर्नमेंट होगी तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी प्रकार के कॉमन इंटरेस्ट के कारण इश्यूज अराइज हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रहेगा तो उससे फायदा ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आसानी से नहीं किए जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के राइट्स को इजीली कट डाउन नहीं किया जा सकेगा। वरना क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का जो हक है वो एक तरीके से, या राइट या पावर जैसे मैं कहूँ, वो है पार्लियामेंट के पास, यानी कि सेंट्रल के पास में होता है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो उससे आप स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो जिनके रिलेटेड वो उनके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की या लॉज बनाने की, उन्हें डिडक्ट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडनेस रखी जाती है, कठोरता रखी जाती है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस, अमेंडमेंट्स ना हो और किसी भी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है उनमें एक तरीके से उनका कट डाउन ना किया जा सके, उन्हें कम ना किया जा सके, पावर श्रिंकेज ना हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम देखेंगे हमारे देश के अंदर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एक पूरा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। ये जुडिशियल सिस्टम ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ना ही उनसे किसी प्रकार से रिलेटेड होता है। इनकी अपनी हर चीज़ एक अपनी सेपरेट होती है, सेपरेट बॉडी होती है, सेपरेट तरीके से यहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जुडिशरी के लोगों को उनको निकालना टर्मिनेशन का काम भी बहुत एक सेपरेट प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, तो इस कारण से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ताकि वो किसी भी प्रकार से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर कोई बायसनेस ना करे और अपना एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी या इंडिपेंडेंट जस्टिस जो है उसे प्रॉपरली सर्व कर सके। ठीक है, अगला जो है वो है बायकैमरलिज्म, जिसे कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। तो देखिए, बायकैमरलिज्म में ये होता है कि यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर भी दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा में ये होता है कि कुछ जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से होते हैं, कुछ होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ऐसा ही स्टेट के अंदर होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें फायदा ये होता है, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक तरीका है, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो दोनों सदनों के अंदर किसी भी बिल को ला सके, इंट्रोड्यूस कर सके और उसमें से दोनों सदनों पर अलग अलग तरीके से या इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर कंसेंट बना सके। तो इस प्रकार से किसी एक सदन के सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा कोई सा बिल लाकर पास करके उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कुछ ही बहुत ऐसे वो होंगे, जैसे मनी बिल हो गया या अदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बिल्स हो गए, उसके अंदर ही ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि लोकसभा के अंदर केवल बिल लाया जाए और उसे पास कर इम्प्लीमेंट कर दिया जा सके, लेकिन उसके अंदर भी राज्यसभा का कंसेंट
मांगा जाता है। हालांकि मनी बिल के मामले में वो ज़रूरी नहीं होता, पर लेकिन अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें तो किसी भी प्रकार के बिल को, एक कॉमन बिल को, एक नॉर्मल बिल को जब बिल लाया जाता है लॉ बनाने के लिए, तो उससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना की अलग अलग आवश्यकता होती है, वो भी सेपरेटली। तो यहाँ पर हम देखेंगे पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है, ताकि किसी एक सदन के पास में सभी प्रकार की शक्ति का सेंट्रलाइजेशन ना हो सके। देयर शैल बी नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विथ इन ओनली वन हाउस। ठीक है, तो ये है बाइकैमरलिज्म का मतलब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपका सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ऑलरेडी आप लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।